Hello students, I am Dr. नीलम शर्मा. वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट. तो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे. तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक. टीचर एजुकेशन का हमारा टॉपिक है फोर्थ यूनिट हम पढ़ा रहे हैं टीचर एजुकेशन. और टीचर एजुकेशन में हमने 8 लेक्चर हमारे टीचर एजुकेशन पर हो चुके हैं. जितने भी उनके टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हो चुके हैं. आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन. मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन. तो सबसे पहले जो उसमें आता है हमारा बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन आता है. तो ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है? ये स्टूडेंट्स हमारे जो लर्निंग थ्योरीज हैं, है ना, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज हैं, उनसे इवॉल्व हुआ है. ये जो है बिहेवियरिस्टिक मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन. किससे? इवान पावलोव के द्वारा जो हैं थ्योरिस्ट हैं, जो है ना, और क्या नाम, B.F. स्किनर और थॉर्नडाइक. इनकी जो बिहेवियरल जिनकी वो थी लर्निंग थ्योरीज, उन्हीं से इवॉल्व होकर के ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन बना है. तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर रेस्ट करता है? द मॉडल्स ऑफ टीचिंग रेस्ट ऑन द बिलीफ दैट द बिहेवियर ऑफ लर्निंग इज ऑब्जर्वेबल, आइडेंटिफाइबल और कॉन्टिजेंट. कॉन्टिजेंट का मतलब क्या है? आकस्मिक. और आकस्मिक अपॉन द वेरिएबल इन द एनवायरनमेंट. कि एनवायरनमेंट में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, यानी कि जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके जो है मतलब जो बिहेवियर और लर्निंग में जो उसके चेंजेस होते हैं, और चेंजेस वो होते हैं ऑब्जर्वेबल भी होते हैं, आइडेंटिफाइबल भी होते हैं, कॉन्टिजेंट भी होते हैं. तो उन पर जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? जो उनके बिहेवियर में चेंज आता है, जो और जो देख सकते हैं, जो चेंजेस दिखाई देते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं? हम बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन बोलते हैं. थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं. इट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रिंसिपल्स, है ना. लेट अस नाउ ट्राई टू कंप्रीहेंड सम ऑफ द कंपोनेंट्स बिहेवियर मॉडल ऑफ टीचिंग. जैसा है इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कि जिसमें टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाता है इंस्ट्रक्शन दे करके. इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, टीचर है, वो जो स्टूडेंट मतलब के कंट्रोल में, स्टूडेंट जो है टीचर के कंट्रोल में रहता है. और टीचर को जैसे ये जो मेथड है, ये जो है उसमें ट्रेडिशनल जो हमारा टीचिंग मेथड होता है उसमें काम आता है. ये जो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं. तो ये हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड है. इसमें जो है क्या करता है टीचर एक्सप्लेन ए न्यू कॉन्सेप्ट और स्किल टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. लेट देम, उन्हें फ्री छोड़ देता है समझने के लिए और एनालिसिस करने के लिए, और उनको गाइड भी करते हैं. क्या करते हैं? अपनी गाइडेंस के अंदर उनको उस प्रॉब्लम के ऊपर समझने के लिए और एनकरेजिंग द पार्ट को पार्टिसिपेट करने के लिए, उस प्रॉब्लम में जो समस्या है या जो स्किल है या जो फिर क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, उसमें अपने विचार प्रकट करने के लिए उनको क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं टीचर. ठीक है. तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या करता है? इट इम्प्लाइज दैट डिजायर्ड और इंडिजायर्ड रेस्पॉन्सेज विद ए पर्टिकुलर स्टिमुलस विच इज यूजुअली न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल है. जैसे कि पावलोव की जो थ्योरी थी, उसमें जो घंटी थी, जो बैल थी, वो न्यूट्रल थी, है ना. जितने भी रेस्पॉन्सेज आते थे उस घंटी, वो जो कनेक्शन कर दिया था ना तो घंटी का, तो लाट टपकती थी. तो उस तरीके से इनका कहने का मतलब यह है कि जो अनडिजायर्ड और डिजायर्ड रेस्पॉन्सिव है विद पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर स्टिमुलाई है विच इज यूजुअली न्यूट्रल, वो एक घंटी है, उससे ही क्या करते हैं? हम उसको क्या करते हैं? रेस्पॉन्स उससे आता है. तो हम आर्टिफिशियल, यानी कि न्यूट्रल में आर्टिफिशियल किसी उससे भी बच्चे के उसके ज्ञान को का मतलब व्यवहार को मतलब यानी डिजायरेबल रेस्पॉन्स, अनडिजायरेबल रेस्पॉन्स को हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं. कहने का मतलब इनका ये है. ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या है? इस सिद्धांत की व्याख्या स्किनर ने दिखाया कि व्यवहार के बाद मिलने वाले पुरस्कार या दंड से भी व्यवहार के अच्छे ज़्यादा होना या कम होना पर प्रभाव पड़ता है. यदि किसी स्टूडेंट ने अच्छा व्यवहार किया और उसको रिवार्ड मिला तो उस व्यवहार को बार बार दोहराएगा, और यदि किसी ने गलत व्यवहार किया और उसे दंड मिला तो उस व्यवहार को करना छोड़ देता है. तो इस प्रकार से रीइंफोर्समेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रोल है. रीइंफोर्समेंट
reinforcement enhance the possibility of a desired outcome while punishment is an undesirable outcome. तो ये क्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव. तो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स भी हैं स्टूडेंट्स. मेरी जो यूजीसी नेट इंक्वायरी मॉडल्स की जो है नहीं यूजीसी नेट जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स के नाम से जो कहते हैं बिहेवियर मॉडल के नाम से जो मैंने वो बनाया शोर्ट्स बनाया है, उसमें मैंने इनको बहुत अच्छे से मेंशन किया है. तो अब आ जाते कॉम्पिटेंसी. अब ये तो हो गया आपका बिहेवियर, तो हो गया. अब आ जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर मॉडल. कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर मॉडल. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसी इज ऑफ प्राइम सिग्निफिकेंस टू एन एजुकेटर परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस. कहने का तात्पर्य का ये है कि शिक्षक की एक्सीलेंस को बढ़ाना, यानी कि शिक्षक का उसके सब्जेक्ट पर महारत हासिल करना और उसके जो एक्सपर्टाइज इन सब्जेक्ट है ना, नॉलेज, और कोलिग से इंटरेक्शन करना, क्लासरूम मैनेजमेंट करना और अपनी जो पढ़ाने की जो मेथोडोलॉजी है उनको बहुत अच्छे से उस पर क्या नाम अपना उसको एक्सपर्टाइज करना अपनी मेथोडोलॉजी में. ये होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर मॉडल. तो फर्स्ट लेवल में क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट लेवल में मैंने ये सब आपको करा दिए हैं. फर्स्ट लेवल का भी करा दिया है, सेकंड लेवल का भी. मेरा शॉर्ट देखिए आप, जो यूजीसी नेट कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर मॉडल है उसमें मेरा जो है ये शॉर्ट है, उसको देखना, उसमें से ये पढ़ना. इस संबंध में कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो टीचर मॉडल है, इसके संबंध में वर्ष 1990 में गठित राममूर्ति आयोग ने सुझाव दिया था कि आज की परिस्थितियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का दक्षता आधारित बनाया जाना चाहिए. इससे शिक्षकों में सृजनात्मक कार्य, नवाचार, शिक्षकों में संज्ञानात्मक तथा मन चालित पक्षों में, यानी कि मानव व्यवहार जो होता है उसमें पक्षों में शिक्षा देने की क्षमता में वृद्धि होगी. यानी कि जो टीचर एजुकेशन है, यानी कि जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, उसमें भी इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर मॉडल को में मतलब उसको जो है बढ़ाना चाहिए. उसको प्रशिक्षण को इतना कुशल उसको जो है एक्सीलेंस इसके अंदर आनी चाहिए. तो अब आ जाती है बात इंक्वायरी. ये तो हो गई. अब आ जाते हैं हम इंक्वायरी बेस्ड टीचर मॉडल पर. इस पर इंक्वायरी बेस्ड टीचर इंक्वायरी बेस्ड टीचर मॉडल. इंक्वायरी बेस्ड टीचर मॉडल. ठीक है. इंक्वायरी बेस्ड टीचर मॉडल पर अब हम आ गए हैं. इंक्वायरी ट्रेनिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल. इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन. कैसा है? साइंटिफिक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड शूमैन. किसके द्वारा डेवलप किया था? 1962 में बाय रिचर्ड शूमैन. शूमैन के द्वारा ये जो है बनाया गया था और डेवलप किया गया था टू टीच स्टूडेंट्स ए प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग अनयूजुअल फिनोमेना. जैसे ही कोई अनयूजुअल फिनोमेना, घटना, तथ्य या कोई सर्कमस्टेंस आती है, तब उनको कैसे इंक्वायरी करनी है, स्टूडेंट्स को कैसे इंक्वायरी करनी है, उस बाबत ये जो है मॉडल बनाया गया था. अकॉर्डिंग टू गैगने है. गैगने के द्वारा क्या है कि ये गैगने के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. क्या बोलते हैं गैगने? क्या बोलते हैं इसको? गैगने बोलते हैं इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बोलते हैं इसको. और फाइंडिंग आउट बाय
रिसर्चिंग, फाइंडिंग आउट बाय सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। क्या करते हैं इसको, फाइंडिंग आउट बाय सर्चिंग, सर्च करना है और फाइंड आउट करना है इसको अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है सर्च करके, ठीक है। और इंक्वायरी इसमें दूसरे जो है लिटरली क्या है इसका मीनिंग है, गोइंग बाय, लिटरली मीनिंग ऑफ इंक्वायरी मॉडल्स का क्या है, इंक्वायरी का क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट बाय सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और इंक्वायरी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इंक्वायरी को हम कैसे कहते हैं, सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी, इस तरह से हम इंक्वायरी करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले जब कोई घटना होती है तो इंक्वायरी बैठती है, इनको जब इंक्वायरी करते हैं उसकी, तो उससे पूछताछ करते हैं कि क्या घटना हुई थी, उनके क्या कारण रहे, किस वजह से घटना हुई, क्या कारण रहे। आप उनको उन कारणों को पता लगाने के लिए एक गठित समिति, एक कोई गठित बनाई जाती है, टीम बनाई जाती है, फिर वो जहाँ घटना घटित होती है वहाँ जाते हैं, वहाँ से साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर निर्णय निकाला जाता है। जब निर्णय निकाला जाता है तो फिर जो है वो किया जाता है कि हाँ ये जो है ये घटना इस वजह से हुई है, कारणों को बताया जाता है। तो इस तरीके से पूरी घटनाक्रम बताया जाता है ना, इंक्वायरी की जाती है। इसी प्रकार से इसमें है वही, वो थोड़ा हल्का फुल्का सा समझ लीजिए, वो बेस समझ लीजिए इंक्वायरी का, वो इस तरीके से है। फिर इंक्वायरी मेथड इज ऑफन इनकॉर्पोरेटेड बाय द टीचर इनटू इंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू एंगेज लर्नर थ्रू द फॉलोइंग सच एज क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग स्किल एंड इंडक्टिव डिडक्टिव एक्टिविटीज एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। किससे होता है कि किससे करते हैं, एंगेज लर्नर, मतलब किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंगेज कैसे करते हैं, थ्रू लर्निंग। कैसी लर्निंग, इंडक्टिव डिडक्टिव लर्निंग, है ना, और ऑब्जर्वेशन स्किल्स के द्वारा, और जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के द्वारा उनको इन चीज़ों में उनको लगा दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर इंक्वायरी अप्रोच रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन अमंग द लर्नर, द टीचर, द टॉपिक, रिसोर्सेज एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट। हाई मतलब क्या है, हाई ऑर्डर जो थिंकिंग होती है उसमें ये इंक्वायरी अप्रोच जो है उसमें काम आती है। अच्छा, अब दो तरह की और होते हैं, एक तो होती है इंस्ट्रक्शनल, दो तरह की होती है ये, दो तरह की होती है। एक होती है, एक तो इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट, दूसरा है नर्चरेंट इफेक्ट, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट तो अधिकतर जो संबंधित है वो है टीचर से संबंधित है। जो टीचर जो है, जो जितने भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से, डेवलप साइंटिफिक प्रोसेस स्किल। क्या करना है इंस्ट्रक्शन में, हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्किल को डेवलप करते हैं, स्किल को डेवलप करना है इसमें, है ना। एक तो साइंटिफिक स्किल को डेवलप करते हैं, दूसरा स्ट्रेटेजी फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मेथड्स, टैक्टिक्स, टेक्निक्स अपनाते हैं किसके लिए, क्रिएटिव इंक्वायरी के लिए, रचनात्मक इंक्वायरी के लिए। क्या हमें ये टूल्स है हमारे पास, ये साधन है, इनके द्वारा हम इंक्वायरी करेंगे, है ना। फिर है नर्चरेंट इफेक्ट में क्या आएगा, नर्चरेंट इफेक्ट जो है इसमें स्पिरिट क्रिएटिविटी करने की स्पिरिट आती है। ऑटोनॉमी इन लर्निंग में स्वायत्ता, स्टूडेंट जो है लर्निंग में स्वायत्ता रखते हैं, और लर्निंग के सेल्फ डायरेक्टेड स्टूडेंट जो है करते हैं इसमें लर्निंग। टोलनेस और एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता हो जाए जब मामला जैसे प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है जो बुझाई नहीं, मतलब उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जा सकता, उसमें बच्चे जो है फंसे हुए हैं, तो उस प्रॉब्लम को टॉलरेंस सिखाना ये। और टेंटेटिव नेचर ऑफ नॉलेज, और टेंटेटिव नेचर ऑफ नॉलेज की सॉल्यूशन, उस नॉलेज का जो नेचर क्या है, टेंटेटिव नेचर ऑफ नॉलेज, है ना। इस तरीके से जो है दो ये हो गए इसके। और अब जो है ये जो टीचिंग मॉडल है, जैसे मॉडल है तो मॉडल के बारे में आपने बीएड में पढ़ लिया होगा, फिर भी बता देती हूँ मोटा मोटा सा क्या होता है। एक तो उसका फोकस होता है, दूसरा जो है क्या होता है, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और इवेल्यूशन।
5 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी टीचिंग मॉडल हो उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंतर्गत ही उनके फोकस से लेकर इवैल्यूएशन तक पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो जैसे फोकस में क्या है, टू ट्रेन द इंक्वायरी स्किल। क्या फोकस में क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, फोकस जैसे मान लीजिए ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे, जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, जिस पर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग फोकस करेंगे। टू ट्रेन द इंक्वायरी स्किल को ट्रेनिंग देने के लिए हम फोकस करेंगे। क्या करेंगे, जो इंक्वायरी स्किल है, जो पूछता है ना इंक्वायरी स्किल, उस पर। फिर सिंटेक्स में क्या करेंगे, प्रॉब्लम एनकाउंटर। सिंटेक्स में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, एकदम से आ गई प्रॉब्लम, बच्चों को देगी प्रॉब्लम, बोले उन्होंने प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। फिर डाटा गैदरिंग, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में जितने भी साक्ष्य होंगे वो सब इकट्ठा करेंगे, डाटा आंकड़े इकट्ठे करेंगे, इंफॉर्मेशन, आंकड़े का डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन। फिर डाटा गैदरिंग करने के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर वो जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो हमने इकट्ठे किए थे इनके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या वो सही है। साइंस के तो साइंस की तरीके से लेबोरेटरी में जा करके साइंस किया तो लेबोरेटरी में जा करके, और थ्योरेटिकल है तो वैसे ही। ठीक है, सॉरी, फॉर्मुलेट एंड एक्सप्लेन। फिर उसको फॉर्मुलेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये साक्ष्य से मिले हैं, ये गैदर किए हैं हमने जो इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन जो है एक्सपेरिमेंट होकर सही हुआ है या गलत है, उस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे उस समस्या के समाधान को। एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, और फिर सारी इंक्वायरी प्रोसेस को शुरू से लेकर आखिर तक की प्रोसेस को वो जो है वो करेंगे, क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरी प्रोसेस को कि यहाँ से शुरू हुई थी, फोकस से शुरू हुई थी और अंत तक इस तरह से वो पूरी हुई फॉर्मुलेटिंग। और उसके प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन ये है कि जब टीचर को ये लगेगा कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो वो हाँ कहेगा, यस कहेगा, हाँ आगे बढ़ते चले जाओ। जो इंक्वायरी कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इंक्वायरी मॉडल जब अपनाएंगे तब क्या करेंगे कि टीचर को अच्छा काम करेंगे तो यस बोलेंगे। लेकिन जहाँ बच्चे ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ गलत तरीके से वो सही दिशा में न चल के दूसरी दिशा में स्टार्ट हो गए बच्चे चलने के लिए, तो स्टूडेंट वो टीचर जो है वो करेंगे आउट कर देंगे, वो कह देंगे कि हाँ ये सही नहीं है, वो गाइड करेंगे और उस प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। सोशल सिस्टम क्या है कि टीचर स्टूडेंट्स का जो सोशल सिस्टम का मतलब ये है कि टीचर स्टूडेंट जो है इकट्ठे, जो इंटरेक्शन चल रहा है ना उनके बीच में, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में चल रहा है। इंक्वायरी ना बच्चे को दिए है इंक्वायरी करने के लिए, तो सोशल सिस्टम है ना, जैसे पजल दे दिया, कोई पजलिंग दे दी, उसको सोल्व करो, तो उसको सोल्व, जैसे अखबार में आती है पजल तो उसको सोल्व करनी होती है, तो इंक्वायरी मेथड ही होता है वो सोल्व करने का। जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं ना वो पजल, इस तरह की। तो इस तरीके से ये हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर ज़्यादा कारगर साबित होती है ये इंक्वायरी टीचर मॉडल। ठीक है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो होता है उस पर ही ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। यही मैंने एक शॉर्ट बनाया है, उसमें जो है इसमें स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन करके एक शॉर्ट बनाया है, उसमें आप देख लीजिए। ये पाँच इसके जो है स्टेज हैं, है ना। इनके पहला है ओरिएंटेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन, कंक्लूजन, डिस्कशन। ओरिएंटेशन में क्या है कि जैसे कोई ओरिएंटेशन क्या होगी, जो भी घटना है, जो भी घटना घटित हुई उस घटना को या उस परिस्थिति को या फिर उस तथ्य को बच्चों के सामने प्रकट किया जाता है, दिया जाता है, बच्चों को अवगत कराया जाता है उस घटना उससे। उसके बाद में उसके जब वो हो जाती है, उसके बाद में यानी कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि इसमें करना क्या है, आखिरकार की जो प्रॉब्लम है ये इंक्वायरी अंतर किस चीज़ के लिए है, क्या है, इसको पूरा बताते हैं उसके बारे में। फिर है दिस फेज डिवाइडेड इनटू 2 सब फेज, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस जनरेशन, है ना। दो चीज़ होती है इसमें, क्वेश्चनिंग होती है और उसकी हाइपोथेसिस जनरेशन। ये हाइपोथेसिस बनाई जाती है, हाइपोथेसिस का मतलब टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम भी बनाया जाता है कि हाँ इसका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, विच इज टेस्टेड, और जिसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर है थर्ड इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हम, पहला है ओरिएंटेशन बनाया है, ओरिएंटेशन। दूसरा है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तीसरा है
कम्युनिकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, कंसेप्चुअलाइजेशन के बारे में बता दिया। अब इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मतलब क्या करते हैं जब हम किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसको खोलते हैं ना, एक्सप्लोर करते हैं ना, उसको अन्वेषण करते हैं उसका, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसको डाटा जो हम जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं इस तरीके से करके उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में क्या करते हैं, स्टेप में स्टूडेंट्स अपने जो ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन है देखते हैं कि ये सपोर्टिव है नहीं, जो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं सपोर्टिव है या नहीं है ना, और या ये जो हमें समस्या है इसका आंसर दे रही है कि नहीं दे रही। कंक्लूजन में भी निकालते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस को जैसे टेस्ट करते हैं ऐसे निकालते हैं। फिर डिस्कशन, फिर जब डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं आपस में टीचर और स्टूडेंट, और जो है जो नई नॉलेज को बढ़ाते हैं तो पीयर ग्रुप्स को, एक्सपर्ट्स को रिव्यू, फीडबैक, सजेस्ट, मतलब फीडबैक दिया जाता है और सब कुछ, मतलब डिस्कशन पूरा इसमें चलता है इंक्वायरी में। और आत्म आलोचना भी होती है, कहाँ हमने गलती की थी, कहाँ हम सही थे, सब चीज़ होती है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इट इज सेल्फ डायरेक्टेड। एडवांटेज तो यह है कि सेल्फ डायरेक्टेड है ये, है ना, और इट इनहेंस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। सेल्फ डायरेक्टेड है और ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाता है। इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच फॉलोज ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच है, क्या बोली जाती है इसको, दूसरा नाम इसका है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और इस लिमिटेशन क्या, कुछ इसकी लिमिटेशन है कि छोटी क्लासेस में ही ये कारगर साबित होती है, छोटी जो क्लासेस होती हैं उनमें ही होती है। और दूसरी एक और है इसमें, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय बहुत लगता है। एक ही को प्रॉब्लम को हल करने में बच्चों के पास समय ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये खाली समय में या फिर कई एक समय निकाल कर इसको इस जो है टीचर मॉडल जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे एजुकेशन में मान लेते हैं, एजुकेशन में किस तरह से हो सकता है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि शिक्षक अपने शिक्षण में किस तरह से विविधता को शामिल कर सकते हैं ताकि ये बच्चे को और बेहतर पढ़ा सकें, है ना। ये एक तरह की समस्या है हमारे सामने। तो हमने स्टूडेंट्स को दिया कि तो हम विद्यार्थियों को अलग शिक्षण मीडिया दे देते हैं, जैसे अलग शिक्षण मीडिया दे दी, किसी को दे दी हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, किसी को दे दी कोऑपरेटिव लर्निंग, किसी को दे दी ट्रेडिशनल लर्निंग, इन सब बच्चों को दे दी। अब बच्चे जो है फिर वे इन सब तरीकों का जो है फायदा और नुकसान देखेंगे और अंत में समझने की कोशिश करेंगे कि किस परिस्थिति में कौन सा तरीका सही रहता है। इस तरह से उनकी सोच और विश्लेषण क्षमता दोनों ही बढ़ती हैं। तो हमने 3 तरीके दिए बच्चों को कि बताइए इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। तो बच्चों ने तीनों तरीकों से जो है कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की तीनों तरीकों से, तो उन्हें लगा कि ये तरीका यानी कि ये बेस्ट तरीका ये है। बच्चों ने विश्लेषण किया और जाना कि कौन सा तरीका सही है। तो ये हो गया इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। आपके तीनों मॉडल्स जो है खत्म हो गए हैं और कॉम्पिटेंसी का आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं और अच्छी तरीके से मैंने उसको बता दिया था। और इसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर मॉडल में इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, और जो जितना मैंने बताया वो पर्याप्त है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज जो हमारे 2024 के हैं, हो गया हमारा 41 क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स। 41 क्वेश्चन है। PDCA इन द थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर। PDCA इन द थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर पब्लिश, डिजाइन, क्रिएट, एडवर्टाइज। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन प्लान, डू, चेक, एक्ट, और सी ऑप्शन प्रिपेयर, डिवाइड, कंट्रोल, एबिलिटी, पनिश, डिमांड, केयर, एडवाइस। फोर्थ ऑप्शन। तो ऑप्शन इनमें से जो सही है वो है प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये ऑप्शन जो ऑप्शन है ये सही है। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निकल मॉडल ऑफ करिकुलम प्लानिंग। कौन सा नहीं है टेक्निकल मॉडल ऑफ करिकुलम प्लानिंग, तो ये है ओपन क्लासरूम मॉडल, है ना।
टेक्निकल मॉडल ऑफ करिकुलम प्लानिंग नहीं है। ये मैंने शॉर्ट्स में ओपन क्लासरूम मॉडल एक शॉर्ट्स बनाया है मैंने, उसमें इसको जो है डाला है, वो देखिएगा आप, यूजीसी नेट एजुकेशन बाय डॉक्टर नीलम शर्मा ओपन क्लासरूम मॉडल, ठीक है। पिक द इनकरेक्ट मैच ऑफ टीचिंग मॉडल एंड प्रोग्राम, है ना। तो ये कौन सा है, सोशल इंटरेक्शन मॉडल डीवी एंड हेरबर्ट, ये तो सही है। बियर आर्टरिंग मॉडल कार्ल रोजर्स, ये गलत है। सोशल इंक्वायरी मॉडल कॉक्स एंड बायरन, ये सही है। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल स्किनर, ये गलत है। सेल्फ अवेयरनेस मॉडल पॉल एंड शूट, ये सही है। तो जो इसमें जो गलत आंसर है वो है बी और डी। इवेल्यूशन क्या है, इवेल्यूशन क्या है, मेजरमेंट प्लस असेसमेंट प्लस कैटेगराइजेशन, या मेजरमेंट प्लस एप्रिशिएशन क्लासिफिकेशन, या असेसमेंट प्लस एबिलिटी प्लस एक्रीडिटेशन, तो या फिर मेजरमेंट प्लस असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। तो जो आंसर सही है वो है मेजरमेंट असेसमेंट वैल्यू जजमेंट, ये इसका सही है। गांधी एस्टेब्लिश टोस्टाई फार्म विद ए स्कूल ऑन कैंपस फॉर द कैंपेन ऑफ सत्याग्रह, दिस इज लोकेटेड एट साउथ अफ्रीका, साबरमती, स्वग्राम या वर्धा। तो ये है साउथ अफ्रीका, कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। टालस्टाई फॉर्म 1910 में स्थापित किया गया था, ठीक है। पिक ऑफ इनकरेक्ट मैच, साइकोलॉजिज्म के सामने जॉर्ज होलियर, सोशलिज्म के सामने मिखेल बाकुनिन, नेचुरल राइट्स के सामने होब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सामने जॉन लॉक, वेल ऑफ इनगोरेंस के सामने रावल्स। तो इसमें जो आंसर सही है वो है सी और डी, यानी कि नेचुरल राइट्स इनकरेक्ट पूछा है ना, नेचुरल राइट्स होब्स का नहीं है, और जो है डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जॉन लॉक का नहीं है, ठीक है, ये गलत है। सर्व शिक्षा अभियान वास कमेंस, ये तो जो इसमें क्वेश्चन का ये आंसर सही नहीं है। इसमें एंड्रोगोजी इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व करती है एंड्रोगोजी में, क्या सम्मिलित है, मोस्टली एक्सटेंसिव मोटिवेशन, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, लार्जर अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन या यंग चिल्ड्रन। तो इसमें आ जाएगा आंसर आपका है सेल्फ डायरेक्टेड, और जो है लार्जर अमाउंट ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस, बड़ी मात्रा में जीवन अनुभव, ये एंड्रोगोजी यानी कि प्रौढ़ावस्था की जो शिक्षा होती है उसके लिए क्वेश्चन था, और उसमें दो ऑप्शन सही हैं। सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन एंड मिजरी ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड फोरसेकन, यू हैव गॉट ए गोल्डन चांस टू लर्न। ये जो पोयम है किसने लिखी थी, गो गेट एजुकेशन इज रिटन बाई, चार नाम दे रखे हैं, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, जे.एल. नेहरू, सावित्रीबाई फुले। तो इसका जो सही आंसर है वो है सावित्रीबाई फुले। 50 क्वेश्चन है फादर फिशर्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डज नॉट इंक्लूड ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, द प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। तो जो उसका आंसर है वो है सी, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार का सिद्धांत। फिशर्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डज नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि रेंडमाइजेशन भी है, रेप्लिकेशन भी है, लोकल कंट्रोल भी है, एक नहीं है, ये नहीं है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आज के हमारे PYQ 2024 के, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए। तो 2 महीने बचे हुए हैं, 2-3 महीने बचे हुए हैं मुश्किल से, और जो है अपनी तैयारी नहीं करते रहिए। बाय बाय।